नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी के ड्राइवर में। दोस्तों, जैव विविधता संबंधित इससे अच्छी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं और मेरी ये क्लास जैव विविधता वाली यदि आप देख ले रहे हैं, तो इससे बाहर जैव विविधता से कोई भी प्रश्न नहीं आता है और बहुत ही शॉर्टकट में मैंने पढ़ाया है। मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप तो बिल्कुल नहीं करिएगा। यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैव विविधता से संबंधित, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। सिट एनी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा में बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप करके आओगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अर्थ, परिभाषा, ये सब हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के बीच जो भी विविधता होगी, सभी जीवों के बीच जो भी विविधता होती है उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यानी कि जीवों के मध्य जो अंतर है वही जैव विविधता है। ठीक ना। अब जैसे दिया, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव, उनके जीन और पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें अंतर होता है, इसीलिए इसको विविधता कहते हैं। चलिए ठीक है। इसका अध्ययन जीवों की प्रजातियों की संख्या, उनकी विविधता और पारिस्थितिकी जो है कार्यों के रूप में किया जाता है। जैव विविधता के प्रकार आइए देखते हैं। जेनेटिक विविधता यानी कि अनुवांशिकी विविधता क्या है? तो किसी एक प्रजाति के में पाए जाने वाले अनुवांशिक अंतर को जेनेटिक विविधता कहते हैं। जैसे कि चावल की हजारों किस्में, ये क्या है? जेनेटिक विविधता है। ठीक है ना। एक ही प्रजाति के अंदर जो अनुवांशिकी अंतर होगा तो उसको हम लोग जेनेटिक विविधता कहेंगे। बस इसमें बहुत कुछ समझाना नहीं, जानते हैं। दूसरा आता है प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। कैसे? किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या और उनमें विविधता। जैसे अमेजन वर्षा वन में हजारों पौधे, पक्षियों और कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वहां पर कौन सी विविधता होगी? प्रजातीय विविधता होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। ठीक है ना। प्रजातियों की संख्या में अंतर है। अब एक आता है पारिस्थितिकी विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। जैसे कि रेगिस्तान, वन, झील, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम हैं, इनमें अंतर है, इसीलिए इस प्रकार की विविधता को हम लोग पारिस्थितिकीय विविधता कहेंगे। ये तीन प्रकार की विविधताएं होती हैं। ठीक। और ये तीनों से प्रश्न पूछा गया है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं याद करना है। यहाँ पर याद रखिए, जेनेटिक विविधता में याद रखिए एक ही प्रजाति के में जो डीएनए में अंतर, सॉरी अनुवांशिक अंतर होगा, वही मतलब जो कह रहा था उसमें अंतर होगा। प्रजातीय विविधता में जो है प्रजातियों की संख्या में विविधता या प्रजातियों के बीच में जो विविधता होगी, और किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले इको सिस्टम में जो अंतर होगा उसको पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। ठीक। अब देखिए, जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग 1985 में वाल्टर जी रोजन द्वारा किया गया। अब फैक्ट ही फैक्ट आपको मिलेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। जैव विविधता का शब्द का पहला प्रयोग 1985 में वाल्टर जी रोजन द्वारा किया गया। जैव विविधता मापने की तीन विधियां हैं। कौन कौन तीन विधियां हैं भैया? पहला, अल्फा विधि, किसी विशेष क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या। यदि किसी क्षेत्र में प्रजातियों को की कुल संख्या नापना हो तो हम लोग उसे अल्फा विधि कहेंगे। ठीक ना। बीटा विधि, किसी विशेष क्षेत्र में प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता। यदि संरचनात्मक विविधता कहेगा तो बीटा मारना है, और यदि प्रजातियों की कुल संख्या में जो विविधता कहेगा तो अल्फा मारना है। अब देखिए, एक ही आवासीय प्रकार के विभिन्न स्थानों की भौगोलिक विविधता। अब अगर एक ही आवासीय कह देगा तो आपको गामा मारना है। क्या मारना है? गामा। अल्फा, बीटा, गामा, तीन प्रकार से जैव विविधता को मापा जाता है। तो अल्फा में क्या मापेंगे हम लोग? प्रजातियों की कुल संख्या। बीटा में क्या मापेंगे? प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता। और गामा में क्या मापेंगे? एक ही आवासीय प्रकार की जो विभिन्न संस्थानों में भौगोलिक विविधता होती है उसे गामा विविधता कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत में पाई जाने वाली ज्ञात प्रजातियां तो 1.02 लाख जीव जंतु की प्रजातियां हैं। 47,000 पौधों की प्रजातियां हैं। 2023 के अनुसार एकदम करंट डाटा है। भारत को मेगा डाइवर्स कंट्री में रखा गया है। किस श्रेणी में? मेगा डाइवर्स कंट्री की श्रेणी में रखा गया है। विश्व की 17 ऐसी देशों में भारत एक है। कुल कितने मेगा डाइवर्स कंट्री हैं? 17।
जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है। भारत के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा सुंडालैंड, जिसमें भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है। देखिए लिखा हुआ है पश्चिमी घाट और हिमालय भारत में ही स्थित हैं, जबकि इंडो बर्मा और सुंडालैंड भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी फैले हुए हैं। तो ये प्रश्न ये भी बन सकता है, भारत के वो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो केवल भारत में है, तो आप लगाएंगे हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट। अब अगर कह दे कि भारत की जैव विविधता जो अन्य देशों में भी फैले हुए हैं, तो आप यहाँ पर इंडो बर्मा और सुंडालैंड को सिलेक्ट कर रहा, ठीक ना। मैं एकदम फैक्ट के साथ चलता हूँ, यही आपको रट के रहना है बस। अच्छा देखो 48 ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 48 ये और 51 ए का जी में पर्यावरण जैव विविधता की रक्षा का उल्लेख करता है। ये दोनों याद रखना, कौन कौन, 48 ए और 51 ए, ये दोनों याद रखना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, सारे फैक्ट हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता के संरक्षण सतत उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? सन 2002, मैचिंग के लिए आएगा सन 2002। तो जब जैव विविधता अधिनियम बनाया गया भारत में, तो उसी वक्त भारत में जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि एनबीए की स्थापना की गई। कहाँ? 2003 में चेन्नई में की गई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में की गई, ठीक ना। इसी से संबंधित एक फैक्ट और याद रखिए, प्रथम वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ और इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में प्रथम जैव विविधता सम्मेलन हुआ, उसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अब 2022 में जारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2018 के बीच प्रजातियों की औसत आबादी में 69% की गिरावट आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, कभी भी कहीं भी यूज करिए, रख लीजिए इसको। आगे चलिए, अब जो सीबीडी हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में रियो डी जेनेरियो वाला, उसके कुछ उद्देश्य थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हुआ था अभी हमने आगे पेज पर पढ़ा, यहाँ पर जो हमने पढ़ा ये 1992 वाला, इसी को देखते हैं आगे क्या है। इसका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण, संसाधनों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभ का न्याय संगत वितरण, इसके उद्देश्य थे प्रमुख। खैर ये पूछता नहीं है, मैंने लिख दिया है, बस इतना जानिए। अच्छा आप देखिए 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में कॉप 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 15 का सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ 2022 में, और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2030 को अपनाया गया। पूछेगा कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2030 को कहाँ अपनाया गया, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में अपनाया गया। ये सन भी याद रखिएगा 2022। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है 2024 तक? 106 और 551 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक ना। वनस्पति विविधता के लिए वैश्विक रणनीति क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता में पौधों की महत्ता को पहचानते हुए बनाई गई है। ये भी टॉपिक याद रखना, हालांकि ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कभी कभी पूछता है इन सीटू और एक्स सीटू क्या है। इन सीटू और एक्स सीटू क्या को याद रखिए, ठीक है ना। इन सीटू का मतलब जैसे जो जहां है उसको वहीं पर संरक्षित कर दिया गया, ठीक है ना। तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो जहां होता है इसको वहीं बना दिया जाता है, तो इसको इन सीटू कहते हैं, ठीक। और एक्स सीटू मतलब इसको कहेंगे इन सीटू को अगर हिंदी में देखेंगे तो कहते हैं स्वस्थानी, माने अपने ही स्थान पर उसको संरक्षित कर दिया गया है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैसे जो क्षेत्र आएंगे, और एक्स सीटू माने बाह्य स्थाने, तो जैसे चिड़ियाघर में बहुत सारे दूर दूर से पशु पक्षियों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है, बीज बैंक, जैव विविधता उद्यान, ये सब क्या है? एक्स सीटू है। एक्स सीटू का मतलब वह संरक्षण स्थान जहां पर दूर दूर से या अन्य जगहों से पेड़ पौधों पशु पक्षियों को लाया जाता हो, ठीक। तो बस आप लोग इसको याद रखिएगा। अच्छा अभी कह दे एक्वाबेरियम, एक्वाबेरियम जिससे मछलियां जो तैरत थी उनका क्या कहा जी, तो वो एक्स सीटू में आएगा। किसमें आएगा? एक्स सीटू में आएगा, ठीक ना। चलिए ग्लोबल 30x30 बायोडायवर्सिटी टारगेट क्या है? ग्लोबल 2030 तक क्या है? कॉप 15 में जो अभी घोषित किया गया था भैया, मैंने ये वाला, ये
ये वाले टॉपिक पर आगे चलते हैं इसी पर, और बीच में इन सीटू और सीटू अगर हमने कहा बता दें। 2030 तक 30% क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने का लक्ष्य है। 30% याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय समझौते और भारत की भागीदारी को देखते हैं। भारत सीबीडी का 1994 से सदस्य है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैव विविधता सम्मेलन की गवर्निंग बॉडी है। कोई पूछे कि जैव विविधता सम्मेलन की गवर्निंग बॉडी क्या है, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। हाँ, और इसकी 15वीं बैठक में ही ये जो फ्रेमवर्क 30 है इसको स्वीकार किया गया है। अब आते हैं कार्टाजोना प्रोटोकॉल। ये कार्टाजोना क्या है? देखिए 11 सितंबर 2003 जैव सुरक्षा से संबंधित है। भारत इसका पक्षकार है। इसमें निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। बात कौन कौन से है? सदस्य राष्ट्र को जब यह एहसास होता है कि कोई जीनेटिक पशु, बीज या पशु आदि पर्यावरण या उत्पाद को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे प्रतिबंधित कर सकता है कौन? राष्ट्र। अगर राष्ट्र को इस बात का जो है कार्टाजोना प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि यदि किसी राष्ट्र को ये शंका है कि फलाना जेनेटिक बीज या फलाना पशु या पर्यावरण को जो प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात क्या है? जेनेटिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के पैकेट पर उत्पादक के विषय में विवरण देना जरूरी होगा। दो फैक्ट याद रखिएगा। एक तो यदि किसी जेनेटिक बीज या पशु द्वारा पर्यावरण को नुकसान होता है तो हम लोग उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। दूसरा फैक्ट इसमें है कि जेनेटिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के पैकेट पर उत्पादक के विषय में उसका विवरण लिखा होना चाहिए। यह बात किसमें है? यह है कार्टाजोना प्रोटोकॉल 2003। ठीक, आगे चलते हैं। नगोया, कार्टाजोना, नगोया और मॉन्ट्रियल, ये तीनों याद रखिएगा किससे हैं? जैव विविधता से ही संबंधित हैं। आगे चलिए, देखिए नगोया प्रोटोकॉल 2010 अनुवांशिक संसाधनों के लाभों के न्याय संगत वितरण संबंधी। भारत ने 2011 पर इसमें हस्ताक्षर किया है। इस प्रोटोकॉल के अनुसार जैव विविधता को बचाने के लिए 17% भू क्षेत्र और 10% समुद्र की सुरक्षा करना है। नगोया कहाँ है? जापान। नगोया कहाँ है? जापान भैया, ठीक ना, नगोया जापान। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे। फैक्ट बहुत है, इसको कई बार वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत 3 निकाय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है भैया? अभी मैंने आगे बताया है, चेन्नई में है। 2003 में इसकी स्थापना की गई है और कहाँ? ये चेन्नई में है। ठीक, ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में, मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और राज्य स्तरीय जैव विविधता बोर्ड है और जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थानीय निकाय पर है। 3 स्तर पर जो है भारत में है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिखे हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की अपेक्षा न्यूनतम घाटियों में जैव विविधता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उच्चतर चोटियों पर अधिकतर बर्फ होगा और बर्फ में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का रहना संभव होता नहीं है, इसीलिए न्यूनतम घाटियों में जैव विविधता अधिक होगी। सबसे ज्यादा जैव विविधता उस कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाएंगे, जैसे अमेजन का जंगल। अमेजन का जंगल से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम जैव विविधता वाले बर्फीले क्षेत्र होंगे या तो मरुस्थल होंगे। बर्फीले क्षेत्रों में, मरुस्थलों में कम जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट है कि भारत जैव विविधता की दृष्टि से मेगा डाइवर्स वाला देश है। ठीक, ये सब फैक्ट ही है। पूछेगा कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया, तो मेगा डाइवर्स। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहते हैं। भारत में पश्चिमी घाट, इंडो म्यांमार क्षेत्र और हिमालय, इन तीनों को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी ये पहले कि जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट भारत में माने गए हैं, जिसमें पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर? भारत में पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है कौन? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र पर्णपाती वर्षा वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक, अब लिखा है भारत में सबसे अधिक प्रजातियों वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी घाट के बाद यदि ऑप्शन आता है तो अरुणाचल प्रदेश मानना है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला समुद्री संरक्षित क्षेत्र गहिरा माथा है, जो उड़ीसा में है। बहुत अच्छा। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला समुद्र संरक्षित क्षेत्र गहिरा माथा है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, अच्छा,
ओलिव रिडले नाम की जो ऑलिव रिडले नाम की जो कछुए की प्रजाति है वो कहाँ संबंधित है? वो गहरा माथा से ही संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंटार्कटिका की राज सागर क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र कहा जाता है। देखिए भैया, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें रखे हैं। किसी भी एग्जामिनेशन को जाओगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आना है, ठीक। तो विश्व का भी हो गया, भारत का हो गया। भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी तुलसी है। इस जड़ी बूटी को इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। जड़ी बूटियों की रानी किसे? तुलसी कहा जाता है। अब गायनोडर्मा यानी कि लाल मशरूम वह औषधि है, इसको औषधियों का राजा कहते हैं। इसका बॉटनिकल नाम गायनोडर्मा लूसिडम है। देखिए, जड़ी बूटियों की रानी तुलसी और राजा गायनोडर्मा यानी कि लाल मशरूम। अब एक क्वेश्चन आया था, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदना शिवा है, कई बार पूछा गया है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए 22 मई 2092 को रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD अपनाया गया था। उसी का स्मरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह औपचारिक रूप से 2000 से जो है औपचारिक रूप से 2000 से प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैव विविधता दिवस 22 मई। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट रहे जो जैव विविधता से अक्सर पूछे जाते हैं भैया। मैंने बहुत प्रयास करके इनको इकट्ठा किया है। यदि कोई भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। खुद पढ़िए, शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।